नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों कैसे हैं आप लोग। इस लेक्चर में हम तुगलक वंश डिस्कस करेंगे। दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता दूं, गुलाम वंश हमने डिस्कस कर चुके हैं। गुलाम वंश के बाद हमने खिलजी वंश भी सारा डिस्कस कर चुके हैं। दोस्तों मध्यकालीन भारत लूसेंट की बुक करके आपको चैनल में प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप वहां विजिट करके देख सकते हैं और अपनी तैयारी जारी रख सकते हैं। दोस्तों जो आपको समझ नहीं आता तो समझ सकते हैं, उसको मैंने डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूं, आसान कर दिया हूं उसको समझने के लिए। तो इस लेक्चर में तुगलक वंश डिस्कस करेंगे। दोस्तों तो तुगलक के पहले अपन ने खिलजी वंश डिस्कस किए थे। देखो यहाँ पे लिखा हुआ था एक मुबारक के वजीर खुसरो खां ने 15 अप्रैल 1320 को इसकी हत्या कर स्वयं दिल्ली के सिंहासन पर बैठ गया था और खुसरो खां ने पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण की थी। तो दोस्तों खुसरो खां की हत्या कर दिया था किसने? इसने। तो देखो 5 सितंबर 1320 को खुसरो खां को पराजित करके गाजी मलिक, कौन? खुसरो खां को पराजित करके गाजी मलिक या उसी का नाम था तुगलक गाजी ग्यासुद्दीन तुगलक के नाम से 8 सितंबर 1320 को दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। तो ये फैक्ट को समझने लायक है दोस्तों, है ना। तो ये फैक्ट को समझने वाला है कि खुसरो खां को पराजित करके गाजी मलिक यानी ग्यासुद्दीन तुगलक दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। 5 सितंबर 1320 को उसको पराजित करके 8 सितंबर 1320 को दिल्ली के सिंहासन पर बैठता है और यहां से तुगलक वंश शुरू होता है। दोस्तों तो तुगलक वंश के बारे में आपको जानकारी के लिए बता दूं, तुगलक वंश दिल्ली सल्तनत का एक राजवंश था जिसने सन 1320 से लेके 1414 तक 1320 से लेके 1414 तक यानी 84 साल शासन किया है। दोस्तों 84 साल। कुछ बुक में लिखा हुआ है 1414, कुछ में लिखा है 1398। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ऐसे नहीं आते। इतना याद रखना है 1320 से लेके 1414 तक के 84 साल तुगलक वंश ने शासन किया है। दोस्तों तुगलक वंश ने शासन किया है, इतना याद रखें, है ना। तो अब अपने को क्या समझ में, अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी ग्यासुद्दीन तुगलक की, क्योंकि ग्यासुद्दीन तुगलक ने शुरू किया। तो ग्यासुद्दीन तुगलक दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश का शासक था। ये तुगलक वंश का शासक रहा है जो गाजी मलिक, इसका नाम क्या था दोस्तों? गाजी मलिक, या इसी का नाम तुगलक गाजी कहा जाता था, इसको तुगलक गाजी। ग्यासुद्दीन तुगलक जो 8 सितंबर 1320 को दिल्ली के सिंहासन पर बैठा और भारत में तुगलक वंश का संस्थापक भी माना जाता है। कभी क्वेश्चन पूछेगा तुगलक वंश का संस्थापक भी माना जाता है। एक बार तो ऐसा क्वेश्चन भी आया है दोस्तों कि गाजी मलिक इनमें से किस वंश का संस्थापक था, ऐसा पूछा था। गाजी मलिक इनमें से किस वंश का संस्थापक था? तो गाजी मलिक का नाम ही तो ग्यासुद्दीन तुगलक था, तो तुगलक वंश का संस्थापक था, गाजी मलिक उसका नाम था ना। तो याद रखना है। इसी के टाइम पे कुल 29 बार मंगोलों के आक्रमण हुए दोस्तों। 29 बार मंगोलों के आक्रमण इसी के टाइम पे हुए। कभी क्वेश्चन आ सकता है किसके टाइम पे 29 बार मंगोलों के आक्रमण ग्यासुद्दीन तुगलक के टाइम पे ही हुए हैं दोस्तों, है ना। सुल्तान बनने से पहले यह कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी के शासनकाल में उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत का शक्तिशाली गवर्नर नियुक्त था। ये कौन था? तो सुल्तान बनने से पहले या कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी जो था, यहां पे अपन ने पढ़े थे कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, ये देखो ये वाला, है ना। ये इसकी हत्या करके ये आया था, कौन? ये क्या नाम है, ये खुसरो। तो इसके टाइम इसका था ये, है ना। तो वही मैं बताना चाह रहा हूं कि ग्यासुद्दीन तुगलक जो था ये कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी के शासनकाल में उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत का शक्तिशाली गवर्नर नियुक्त हुआ था, है ना। वह दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने अपने नाम के साथ गाजी शब्द जोड़ा था। याद रखना, ये ग्यासुद्दीन तुगलक ने गाजी शब्द जोड़ा था, ग्यासुद्दीन तुगलक, है ना। बस इतना ही याद रखना। ये भी एक प्रकार का गुलाम ही था, इसलिए तो सब ये समझ आ गया। तुगलक वंश तो इतना समझ में आ गया, यहां तक के सिंहासन पर बैठा। अगला फैक्ट देखते हैं। ग्यासुद्दीन तुगलक ने अलाउद्दीन के समय में एक लिए, देखो अलाउद्दीन ने जो अमीरों की भूमि को छीन लिया था दोस्तों, तो वो इसने वापस लौटा दिया। तो वही फैक्ट लिखा हुआ है, ग्यासुद्दीन ने अलाउद्दीन के समय लिए गए अमीरों की भूमि को पुनः लौटा दिया। जो भूमि छीनी गई थी उसको पुनः लौटा दिया। ये एक फैक्ट याद रखना है। अगला है इसने सिंचाई के लिए कुएं एवं नहरों का निर्माण करवाया। इसने
सिंचाई के लिए कुएं एवं नहरों का निर्माण करवाया। संभवतः नहरों का निर्माण करवाने वाला गयासुद्दीन प्रथम शासक था। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। यह पहला शासक था जिसने नहरों का निर्माण करवाया था। ये पहला शासक था भारत में, ये पहला शासक था जिसने नहरों का निर्माण करवाया था। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का पहला शासक कौन था जिसने नहर बनवाया भारत में, तो नहरों का निर्माण करवाने वाला पहला शासक था गयासुद्दीन तुगलक, है ना। अगला फैक्ट देखते हैं। गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली के समीप स्थित पहाड़ियों पर तुगलकाबाद नामक एक नया नगर स्थापित किया था। इसने तुगलकाबाद नामक एक नया नगर स्थापित किया था, जो रोमन शैली से निर्मित इस नगर के दुर्ग का निर्माण हुआ था। रोमन शैली से बना हुआ है दोस्तों, ये रोमन शैली होती थी एक, है ना। रोमन शैली से निर्मित इस नगर में एक दुर्ग का निर्माण हुआ था। इस दुर्ग को 56 कोट के नाम से जाना जाता था, याद रखना है ना। रोमन शैली एक कला होती थी जिसमें साम्राज्य के वास्तुकला, चित्रकला, मूर्तिकला और कई सारी चीजें शामिल रहती थी। धातु बहुत सारी चीज, हाथी दंत की नक्काशी, ऐसी सब उसमें डिजाइन था। उसी को बोलते हैं रोमन शैली, है ना। रोम देश की शैली थी वो, तो उस शैली से निर्मित एक दुर्ग का निर्माण भी हुआ। इस दुर्ग को 56 कोट के नाम से जाना जाता है। क्या नाम से जाना जाता है? 56 कोट के नाम से जाना जाता है, याद रखना है, कभी पूछा जा सकता है 56 कोट किसे कहा जाता है करके। तो ये फैक्ट समझ में आ गया। गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली के समीप स्थित पहाड़ियों पर तुगलकाबाद नामक एक नगर बसाया था। क्वेश्चन आता है तुगलकाबाद नामक नगर किसने बताया था? गयासुद्दीन तुगलक ने, है ना। और ये रोमन शैली से निर्मित है। इस दुर्ग को 56 कोट के नाम से जाना जाता है। इस दुर्ग को 56 कोट के नाम से जाना जाता है दोस्तों। वहां पर रोमन शैली से एक दुर्ग बनवाया था, उस दुर्ग को 56 कोट के नाम से जाना जाता है ना, याद रखना है। उसके बाद अगला फैक्ट है, गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो जाती है 1325 ईस्वी में। बंगाल के अभियान से लौटते समय जूना खां द्वारा निर्मित लकड़ी के महल में दबकर हो जाती है दोस्तों। जूना खां जो उसका बेटा था, उसी ने अपने पिताजी को वो कर दिया, मार डाला गद्दी के लिए, है ना। तो कैसे कैसे हुआ, तो ये जानकारी अपने को होना थोड़ा सा, है ना। तो क्या हुआ था दोस्तों, क्या हुआ था, गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु 1325 में बंगाल अभियान के लौटते के समय जूना खां द्वारा निर्मित, जूना खां ने एक लकड़ी का महल बनवाया था दोस्तों। जूना खान ने क्या किया था? एक लकड़ी का महल बनवाया था। काय के लिए बनवाया था वो? तो वो महल बनवाया था, बता रहा हूं। तो दोस्तों क्या होता है, गयासुद्दीन जब बंगाल के अभियान पर गया था, बंगाल में था, तभी उसको सूचना मिली कि जो उसका पुत्र है जूना खां, वो निजामुद्दीन औलिया का शिष्य बन गया है। उसको सूचना मिली कि वो निजामुद्दीन औलिया का शिष्य बन गया है। तो दोस्तों क्या हुआ, निजामुद्दीन उलवी नामक एक सूफी संत थे, जिसका गयासुद्दीन तुगलक से मतभेद हो गया। बंगाल में गयासुद्दीन तुगलक से मतभेद हो गया उसका, जब वो बंगाल में था। तो गयासुद्दीन तुगलक से मतभेद हो गया। तो मतभेद जब हुआ तो उसने गयासुद्दीन तुगलक को धमकी दी और औलिया को उत्तर दिया कि हुनू यानी दिल्ली अभी बहुत दूर है, दिल्ली अभी बहुत दूर है करके। तो उसने धमकी दिया कि दिल्ली अभी बहुत दूर है। तो उसके बाद क्या हुआ कि मतभेद होने के बाद गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु अफगानिस्तान यानी कहां पे हुई थी? तो इसको समझो, क्या बताना चाह रहा था मैं, गड़बड़ हो गया थोड़ा सा। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु 1325 को बंगाल अभियान से लौटने के समय जूना खां द्वारा, जूना खां ने एक महल बनाया था दोस्तों, लकड़ी का एक महल बनाया था लकड़ी का, और उसको भविष्यवाणी करके बताया था एक सूफी संत ने कि तू अब अगला सुल्तान बन सकता है। तो उसने क्या दिमाग लगाया कि सुल्तान बनने के लिए मेरे को इसको गयासुद्दीन तुगलक को निपटाना पड़ेगा, है ना। तो उसने एक लकड़ी का महल बनवाया था और गयासुद्दीन तुगलक जो उसका पिता था उसको बुलवाया, पिताजी आप जाइए यहाँ पे, और वो गया। और ऐसा महल इस तरीके से बनाया गया था कि अंदर जाने के बाद वो महल टूट के लकड़ी गिर जाए। तो लकड़ी का महल टूट के गिर जाने से दबकर गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई। तो मृत्यु किसने किया था? समझ लो जूना खान ने ही किया था। तो ये फैक्ट समझ में आ गया, है ना। जूना खां द्वारा निर्मित लकड़ी के महल में दबकर मृत्यु हो जाती है ना। उसके बाद गयासुद्दीन के बाद उलुग खां, जूना खां, जिसे मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से
1325 में दिल्ली के सिंहासन पर बैठता है। 1325 में ये दिल्ली के सिंहासन पर बैठा दोस्तों। कहां बैठा? दिल्ली के सिंहासन पर बैठा ये, है ना, दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। कौन बैठता है? ये उलूग खां। उलूग खां नाम था उसका, उलूग खां ये दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। उसके बाद क्या होता है देखो, बता रहा हूं मैं आपको। अब इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी अपने को होना, किसके बारे में? ये मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। तो मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश का शासक रहा है, जो गयासुद्दीन की मृत्यु के बाद उसका पुत्र, जिसका नाम था जूना खां, इसी का नाम था जूना खां, मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा, जिसका मूल नाम उलूग खां था, जिसका मूल नाम उलूग खां था, है ना, उलूग खां था। याद रखना है, इतना याद रखना है। अब इसके बारे में पढ़ेंगे अपन, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। 1325 में दिल्ली के सिंहासन पर बैठता है। अब देखो क्या हुआ उसके बाद। मध्यकालीन सभी सुल्तानों में मोहम्मद बिन तुगलक सर्वाधिक शिक्षित, विद्वान एवं योग्य व्यक्ति था। सर्वाधिक शिक्षित, विद्वान एवं योग्य व्यक्ति था ये, है ना, याद रखना है। उसके बाद अगला फैक्ट है, मोहम्मद बिन तुगलक को अपनी सनक भरी योजनाएं, इसने कई सनक भरी योजनाएं शुरू किया दोस्तों। जो भी योजना शुरू करता था उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाता था, इसलिए इसको बोलते सनकी, सनकी सुल्तान बोल सकते हैं। सनक भरी योजनाएं, क्रूर कृत्यों, कई सारे काम किए, क्रूर कृत्यों एवं दूसरों के सुख दुख के प्रति अपेक्षा भाव रखने के कारण, दूसरों के सुख दुख के प्रति अपेक्षा भाव रखने के कारण इसे स्वप्नशील सुल्तान भी कहते थे। पागल सुल्तान भी कहा जाता था, पागल टाइप का थोड़ा सा सनकी था, इसलिए इसको सनकी और पागल सुल्तान कहते थे। और इसको रक्त पिपासु भी कहा गया है। तो ये क्वेश्चन कभी कभी आ सकते हैं, इसलिए याद रखना है। मोहम्मद बिन तुगलक को स्वप्नशील सुल्तान, पागल सुल्तान, रक्त पिपासु सुल्तान कहा गया है, याद रखना है। ये फैक्ट समझ में आ गया होगा। अगला है, मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विकास के लिए अमीर ए कोही नामक एक नवीन विभाग की स्थापना की थी। अमीर ए कोही, तो दोस्तों दीवान ए अमीर ए कोही क्या था? तो एक ये महत्वपूर्ण विभाग है ना, महत्वपूर्ण विभाग था जो माल गुजारी व्यवस्था की देखभाल करता और भूमि को खेती योग्य बनाना होता था इसका काम, ये विभाग का, है ना। ये विभाग ऐसा विभाग था जो विभाग का मुख्य कार्य माल गुजारी व्यवस्था की देखभाल करना एवं भूमि की खेती योग्य बनाना इसका काम था, इसलिए उसको कृषि के विकास के लिए बोला गया है ना, क्योंकि भूमि को खेती योग्य बनाना, इसलिए कृषि के विकास के लिए अमीर ए कोही विभाग कभी पूछा जा सकता है, याद रखना है। अमीर ए कोही विभाग क्या था? तो समझ में आ गया फैक्ट वाला। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विकास के लिए अमीर ए कोही नामक एक नवीन विभाग की स्थापना की थी, याद रखना है। अगला फैक्ट है, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी देवगिरी से स्थानांतरित की और इसका नाम दौलताबाद कर दिया दोस्तों। तो क्या हुआ? दौलताबाद ये महाराष्ट्र में आता है, ये देवगिरी यानी ये महाराष्ट्र में था, है ना। तो ये प्राचीन देवगिरी नाम था इसका, जिसका अभी वर्तमान में दौलताबाद नाम है। मोहम्मद बिन तुगलक की राजधानी रही है ये भी कुछ दिन के लिए। तो यह शहर शक्तिशाली बादशाहों के लिए आकर्षण का केंद्र साबित हुआ था। तो वैसे ही क्या हुआ, दौलताबाद के समीप एक उत्तर और दक्षिण भारत के मध्य पड़ता था, ये उत्तर और दक्षिण भारत के मध्य पड़ता था। तो उस टाइम क्या हुआ, भारत पर कई लोग शासन करते थे, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी बनाने का निर्णय लिया दोस्तों। उसने दिल्ली के सामंत जनता को दौलताबाद चलने का आदेश दिया, बोले अपन राजधानी परिवर्तन कर रहे हैं, सब चलो दौलताबाद। तो दिल्ली से दौलताबाद जाने का आदेश दिया, समस्त जनता को दिल्ली से यानी दिल्ली के सामंत जनता को दौलताबाद चलने का आदेश दिया। लेकिन वहां की स्थिति खराब और आम लोगों की तकलीफों के कारण उसे कुछ वर्ष बाद पुनः दिल्ली लौटाना पड़ा, इसीलिए इसको सनकी कहते हैं, है ना। गर्मी पड़ गई, बरसात हो गई, बहुत सारी चीजें हो गई, है ना, उस वजह से इसको। तो क्वेश्चन आता है, राजधानी परिवर्तन किसने किया था? तो दिल्ली से दौलताबाद राजधानी परिवर्तन करने का निर्णय मोहम्मद बिन तुगलक का था। और राजधानी परिवर्तन तो किया इसने, और कुछ वर्षों बाद पुनः दिल्ली वापस लेके आ गया, बोले इधर जम नहीं रहा है, वहीं चलो, वही अपना एरिया ठीक है कि नहीं। तो ऐसा हुआ था, इसलिए क्वेश्चन आते रहता है दोस्तों। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी देवगिरी ये महाराष्ट्र में था, जिसका नाम वर्तमान में दौलताबाद है ना। तो देवगिरी से स्थानांतरित करके दौलताबाद ले गए। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, स्थानांतरित किसने किया था, याद रखना है, दिल्ली से दौलताबाद, है ना।
ऐसा। अगला फैक्ट है मोहम्मद बिन तुगलक अपने प्रत्येक मलिक के सम्मान में, जो उसके मालिक हुआ करते थे, है ना, मोहम्मद बिन तुगलक अपने प्रत्येक मालिक के सम्मान में 2 पोशाक दिया करता था। एक जाड़ों के दिनों में यानी ठंडियों में, दूसरा गर्मियों में 2 पोशाक देता था अपने मालिक लोगों को। तो ये याद रखना है, ये फैक्ट है एक प्रकार का। अगला है, कहा जाता है कि डाक के प्रबंधों के द्वारा मोहम्मद बिन तुगलक के लिए ताजे फल खुरासन कहाँ था दोस्तों, ये तो ईरान में था। खुरासन से एवं पीने के लिए गंगा जल मंगवाता था, है ना। खुरासन से ताजे फल मंगवाता था और पीने के लिए जो अपने गंगा नदी है, गंगा नदी से गंगा जल मंगवाता था। तो ये भी फैक्ट है कि याद रखना है ना। मोहम्मद बिन तुगलक ताजे फल खुरासन से और पीने के लिए गंगा जल मंगवाता था। अगला फैक्ट है सांकेतिक मुद्रा के अंतर्गत, सांकेतिक मुद्रा क्या होती है, सबसे पहले तो ये अपने को जानकारी होना दोस्तों। सांकेतिक मुद्रा एक प्रकार का टोकन मनी होता है। टोकन अपन देखे कई जगह टोकन मिलता है, टोकन वो भी तो एक प्रकार का सांकेतिक मुद्रा कहलाती है। जो अपन पहले पैसे देके दूसरी टोकन खरीद लेते हैं, तो वो भी एक प्रकार की सांकेतिक मुद्रा, देश की एक सहायक मुद्रा होती है ना, जिसका अंकित मूल्य उसके वास्तविक मूल्य से अधिक होता है, यानी उस टाइप का ही होता है। तो उसको बोल सकते हैं अपन टोकन मनी। सांकेतिक मुद्रा को बोलते हैं टोकन मनी उसको बोलेंगे टोकन देखो कई जगह लेते हैं अपन, वो ये टोकन मनी। तो सांकेतिक मुद्रा के अंतर्गत मोहम्मद बिन तुगलक ने कासा जो है ये फरिश्ता के अनुसार, फरिश्ता कौन था दोस्तों, तो अभी बताता हूं। कासा एवं तांबा बरनी के अनुसार, जो जियाउद्दीन बरनी था उसके अनुसार धातुओं के सिक्के चलवाए। धातुओं के सिक्के चलवाया दोस्तों, उसने धातुओं के सिक्के चलाए, जिसका मूल्य चांदी के रुपए के टाका के बराबर था, है ना। तो ये क्या है मैं बताता हूं। ये जो फरिश्ता है, ये मुस्लिम साहित्यकार फरिश्ता के अनुसार, है ना, तो ये मुस्लिम साहित्यकार है, फरिश्ता के अनुसार बताया उसने कासा का नाम, बरनी ने बनाया तांबे का नाम। बरनी ने बताया बरनी के अनुसार तांबा, तो वही बताया गया यहाँ पे। सांकेतिक मुद्रा के अंतर्गत मोहम्मद बिन तुगलक ने कासा जो फरिश्ता के अनुसार, तांबा जो बरनी के अनुसार धातुओं के सिक्के चलाए, जिसका मूल्य चांदी के रुपये टाका के बराबर ही था, है ना। उसके बाद एडवर्ड थॉमस ने मोहम्मद बिन तुगलक को प्रिंस ऑफ मनियर्स की संज्ञा दी है ना, प्रिंस ऑफ मनियर्स की संज्ञा दी है। तो एडवर्ड थॉमस ने मोहम्मद बिन तुगलक को अमीरों का युवराज, इसका हिंदी में अर्थ होता है प्रिंस ऑफ मनियर्स का मतलब अमीरों का युवराज कहा है ना। कभी क्वेश्चन आ सकता है अपने को कि एडवर्ड थॉमस ने मोहम्मद बिन तुगलक को क्या कहा है, तो प्रिंस ऑफ मनियर्स कहा है। इसका मतलब होता है अमीरों का युवराज कहा है। तो ये फरिश्ता के अनुसार कासा और बरनी के अनुसार, ये समझ में आ गया होगा ये फैक्ट आपको। अगला फैक्ट डिस्कस करते हैं इधर चल के अपन। अगला है सांकेतिक मुद्रा का प्रयोग चीन में हुआ था। सबसे पहले सांकेतिक मुद्रा का प्रयोग चीन में कुबलई खां और ईरान के गजन खान नामक 2 मंगोल शासक ने भी किया है दोस्तों। तो सबसे पहले ऐसा हुआ था, सांकेतिक मुद्रा का प्रयोग चीन में हुआ। सबसे पहले चीन में कुबलई खां, है ना, तो यही है कुबलई खां। तो ये अपने को पता होना, थोड़ी सी क्वेश्चन आते रहता है। मोहम्मद बिन तुगलक ने चीन के शासक कुबलई खां और फरास के शासक गजन खां से प्रेरित होकर सांकेतिक मुद्रा की शुरुआत की थी। इन दोनों से प्रेरित होकर ही सांकेतिक मुद्रा की शुरुआत मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी दोस्तों, है ना। इन दोनों शासकों ने अपने राज्यों में सांकेतिक मुद्रा प्रणाली को सफलतापूर्वक लागू करा था। तो उन्हीं को देखकर इसने किया, है ना, उन्हीं को देखकर किसने किया, ये अपना मोहम्मद बिन तुगलक ने इसने किया, ये समझ लो। उसके बाद अपन आगे बढ़ने के पहले इसको भी देख लेते हैं। यहाँ जो फैक्ट लिखा हुआ है, मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा क्रियान्वित क्रमशः 4 योजनाएं हैं। तो कभी कभी ये क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों, है ना। एक बार क्वेश्चन आ चुका है, बरनी द्वारा तारीख ए फिरोज शाही में दी गई मोहम्मद बिन तुगलक की योजनाओं का सही क्रम क्या है करके सही क्रम पूछ लिया था। तो सही क्रम पूछ लिया था, तो अपने को पता होना सही क्रम कौन से करके। तो सही क्रम में आता है दोस्तों, सबसे पहले उसने किया था क्या, सबसे पहले किया था दोआब में
सही क्रम अगर पूछा जाता है तो यही है, दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि किया था सबसे पहले। सही क्रम में आएगा दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि ये 1326 से लेके 1327 में किया था इसने, है ना। तो दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि ये पहला है। क्रमशः पूछेगा, क्रम पूछ सकता है। दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि, तो इसने अपने परियोजना के तहत वहां पे कर लगाया था, है ना। दोआब क्षेत्र यही वाला कहलाता था, गंगा यमुना नदियों के बीच की उपजाऊ भूमि। दोआब क्षेत्र कहलाता है वो क्षेत्र पर नया कर लगाया, है ना, कर वर लगाया तो उसी को बोलते हैं। तो दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि, गंगा यमुना के बीच के उपजाऊ क्षेत्र को दोआब बोलते थे। तो दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि ये पहला कार्य था उसका। उसका बाद अगला कार्य था उसका राजधानी परिवर्तन दोस्तों। तो उसने क्या किया, राजधानी परिवर्तन, ये क्रम लिखा हुआ है दूसरा, राजधानी परिवर्तन। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली सल्तनत की राजधानी देवगिरी दक्कन क्षेत्र में पड़ता था स्थानांतरित करने का निर्णय लिया गया था। यह निर्णय विभिन्न कारणों से प्रेरित था, जैसे कि अधिक सुरक्षित, राजनीतिक रूप से आवश्यक था, है ना। तो ये सब था इसलिए, लेकिन वो भी असफल रहा और बाद में पुनः वापस दिल्ली लेके आ गया। तो दूसरा कार्य था ये वाला राजधानी परिवर्तन। कब किया उसने पूछा जा सकता है, 1326 से 1327 के बीच। उसके बाद तीसरा काम था उसका सांकेतिक मुद्रा। तीसरा वाला था सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। इसने 1329 से लेकर 1330 में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था, है ना। जो दो सिक्के चलाए थे मैंने बता दिया था, अभी पढ़े थे अपन ने, कांसा का और तांबे का, ये दो सिक्के बस। उसके बाद तीसरा कार्य था उसका खुरासन और कराचिल का अभियान दोस्तों। खुरासन और कराचिल का अभियान, ये बोल सकते हैं अपन इसको तीसरा और इसको बोल सकते हैं चौथा। सबसे पहले उसने किया था कुरासिन का अभियान। मोहम्मद बिन तुगलक ने 1338 में कुरासन के क्षेत्र को जीतने के लिए एक अभियान शुरू किया था और योजना बनाई थी, जिस पर मंगोल का शासन था। ये कुरासन में मंगोल का शासन था। इस योजना को कभी लागू नहीं किया गया, सिर्फ चलाई थी, ये बोला गया है। तो तीसरा था उसका कुरासन का अभियान, जहां मंगोल का शासन था। उसके बाद कराचिल अभियान ये चला था 1339 में मोहम्मद बिन तुगलक में वर्तमान अफगानिस्तान में स्थित था कराचिल। अफगानिस्तान में स्थित कराचिल क्षेत्र को जीतने के लिए एक अभियान भेजा, जो मध्य एशिया और फरास की खाड़ी के व्यापारिक मार्गों तक पहुंचने में प्राप्त करने का उद्देश्य था उसका, कि इसको अगर अपन ने जीत लिया तो ऐसा। तो समझ में आ गया, ये कभी कभी क्रम पूछ लिया जाता है। सबसे पहले क्या आएगा, दो आप क्षेत्र में कर वृद्धि, राजधानी परिवर्तन दूसरा, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन तीसरा, खुरासन का अभियान चौथा और ये पांचवा कहलाए कराचिल का अभियान। ये सब याद रखना है दोस्तों, है ना। सही क्रम यही है। तो कभी सही क्रम पूछा तो सन भी दे सकता है ना, सन भी दे सकता है। तीनों के सन तो लिखे हुए, लेकिन खुरासन का अभियान इसने चलाया था 1338 में और कराचिल का अभियान चलाया था 1339 में, यानी वही सन है, इसलिए साथ में लिख दिया है। तो ये याद रखना है। तो ये अपन ने समझ लिया, क्रम पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने आपको बताया, है ना, सही क्रम क्या है बताइए करके ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, यूपीएससी में आया एक बार। अब बात करते हैं दोस्तों, ये अपन अगला फैक्ट देखते हैं क्या है। अगला फैक्ट ये है, अफ्रीकी मोरक्को यात्री था एक, जिसका नाम था इब्न बतूता 1333 में भारत आया दोस्तों, है ना। और सुल्तान ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया। सुल्तान ने इसको दिल्ली का काजी बना डाला, मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको काजी नियुक्त किया। और 1342 में सुल्तान ने इसे अपना राजदूत के रूप में चीन भेजा। थोड़ा सा इसके बारे में अपने को जानकारी होना, इब्न बतूता एक अरबी यात्री कहलाता है। वो अरबी यात्री, विद्वान और लेखक था, है ना। अरबी यानी अरबी बोल सकते हैं, उसको अरबी आती थी, लेकिन वो था कौन से देश का, मोरक्को देश का, है ना। यह अफ्रीका के मोरक्को प्रदेश के नगर का था ये, है ना। यानी बोल सकते हैं अफ्रीका में है मोरक्को देश, तो मोरक्को देश का था, इसलिए मोरक्को यात्री इब्न बतूता बोलते हैं। तो इसका पूरा नाम था मोहम्मद बिन अब्दुल्ला इब्न बतूता मुसलमान यात्रियों में सबसे महान था दोस्तों, महान था। ये लगभग
कई सारी यात्रा करी है इसने, यानी कि बोल सकते हैं इसको अपन बहुत जबरदस्त, कम से कम 1 लाख मील की यात्रा की है इसने, 1 लाख मील की यात्रा की है, जो अपनी यात्रा के दौरान भारत भी आया। उसकी पुस्तक का नाम है रिहाला, जिसको किताब उल रिहाल भी कहते हैं। इब्न बतूता द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया है। उसमें अपनी यात्रा का वृत्तांत 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर और रोचक जानकारी दी है। वो बुक से हमको पता चला है। देखो ये लिखा हुआ है, इब्न बतूता की पुस्तक का नाम है रेहला में मोहम्मद बिन तुगलक के समय की घटनाओं का वर्णन है। इसने अपनी पुस्तक में विदेशी व्यापारियों के आवागमन, डाक चौकियों की स्थापना, डाक व्यवस्था एवं गुप्तचार व्यवस्था के बारे में लिखा है। इसने नगाड़ों की भरी ध्वनियों के बीच एक स्त्री को सती होने का दृश्य भी वर्णन किया है इसने अपनी पुस्तक में। इसलिए कथानुसार सती होने के लिए सुल्तान की अनुमति लेना पड़ता था, है ना। इसके कथन के अनुसार सती होने के लिए सुल्तान की अनुमति लेना पड़ता था। तो ये समझ में आ गया इब्न बतूता के बारे में, है ना। इसकी बुक का नाम था रेहला। इसको एक और नाम मिल सकता है, किताब उल रिहला भी लिखा हुआ है कई जगह, है ना। रेहला या रिहिला, ये समझ में आ गया। अगला फैक्ट देखते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक के समय जिया नक्शबी पहला व्यक्ति था जिसने संस्कृत कथाओं की एक श्रृंखला पर पारसी में अनुवाद किया था। इस पुस्तक का नाम तूतीनामा था। जिसमें एक ऐसी वीरहिणी नायिका को कहानी सुनाता है जिसका पति यात्रा पर गया हो। तो क्वेश्चन आ जाता है कई बार, इसलिए अपने को याद रखना है। जिया नक्शबी प्रथम विद्वान था जिसने संस्कृत कहानियों का पारसी में अनुवाद किया था। ये क्वेश्चन आ सकता है ना। जिया नक्शबी प्रथम विद्वान था जिसने संस्कृत कहानियों का पारसी में अनुवाद किया था। याद रखना है, पारसी में अनुवाद किया था, है ना। उसका तूतीनामा एक संस्कृत कृति पर आधारित है। इतना याद रखना है। अगला फैक्ट है मोहम्मद बिन तुगलक ने जिन प्रभु सूरी नामक जैन साधु को अपने दरबार में बुलाकर सम्मान प्रदान किया था। क्वेश्चन आता है, जिन प्रभु सूरी ने, है ना, जिन प्रभु सूरी, ये क्वेश्चन आ सकता है, कभी पूछा जा सकता है। मोहम्मद बिन तुगलक ने जिन प्रभु सूरी नामक जैन साधु को अपने दरबार में बुलाकर सम्मान प्रदान किया था। ये साधु का नाम आ सकता है, मोहम्मद बिन तुगलक ने किसको बुलाया था करके, है ना। इसलिए याद रखना है अपने को, ये इंपॉर्टेंट है ना। समझ में आया क्या? ये आ सकता है। अगला है, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु 20 मार्च 1391 में सिंध जाते समय ठट्टा के निकट गोडाल में हो गई थी, है ना। गोडाल में हो गई थी दोस्तों। तो क्या हुआ था देखो, सुनो। अपने शासनकाल का अंतिम समय जब सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने गुजरात में विद्रोह को कुचल कर, है ना, तुर्की को समाप्त करने के लिए सिंध की ओर बढ़ा। कहां पे? सिंध है, देखो सिंध की ओर बढ़ा। तो मार्ग में ठट्टा के निकट गोंडाल पहुंचकर वहां गंभीर रूप से बीमार हो गया दोस्तों। और वहां सुल्तान की 20 मार्च 1351 में मृत्यु हो जाती है। तो ऐसा करके मोहम्मद बिन तुगलक का काम खत्म। तो काहे से मृत्यु हुई? इसका बीमार पड़ने से, है ना। ये समझ में आ गया होगा तुमको यहाँ तक, है ना। इस जगह का नाम याद रखना है, ठट्टा गोडाल, है ना, में हो गई। अगला फैक्ट देखो, उसी से रिलेटेड है। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दक्षिण में हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने 1336 में स्वतंत्र राज्य विजयनगर की स्थापना की थी। और वहीं से विजयनगर साम्राज्य शुरू होता है, जो आगे अपन पढ़ेंगे, है ना। तो क्या हुआ था दोस्तों,
1336 में क्या हुआ, 1336 में इसके बारे में बता रहा हूं मैं। 1336 में अंतिम यादव शासक संगम के दो पुत्र थे। अंतिम यादव शासक संगम के दो पुत्र थे, एक का नाम था हरिहर और दूसरे का नाम था बुक्का, ने मिलकर तुंगभद्रा नदी के तट पर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। यह दोनों भाई पहले आगे बताऊंगा। तो इनका अच्छा संबंध था पहले उससे, किससे, तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक से इनका अच्छा संबंध था, है ना। क्या हुआ था, मोहम्मद बिन तुगलक से इनका अच्छे संबंध थे, है ना। तो बता रहा हूं मैं, पहले इनसे अच्छे संबंध नहीं थे मोहम्मद बिन तुगलक के। तो इन दोनों ने आक्रमण किया था किसके ऊपर, वहां दिल्ली में। तो परिणाम स्वरूप मोहम्मद बिन तुगलक ने हरिहर एवं बुक्का दोनों को गिरफ्तार कर लिया था और उन्हें दिल्ली लेके आ गया था। दिल्ली ले जाकर उन दोनों भाइयों को इस्लाम धर्म स्वीकार कराया गया था। देखो, इन दोनों भाइयों को इस्लाम धर्म स्वीकार कराया गया था, और इस्लाम धर्म जब इनने स्वीकार कर लिया तो फिर इनको छोड़ दिया गया था, है ना, इनको छोड़ दिया गया था। तो दिल्ली जाकर इन दोनों भाइयों को इस्लाम धर्म स्वीकार कराया गया था, और उन्हें दक्षिण में तो इन्होंने जब इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया तो दिल्ली में मिल गए थे, है ना। तो दिल्ली में मिलने के बाद एक विद्रोह के लिए इनको भेजा था दक्षिण में, एक विद्रोह के लिए इनको दक्षिण में भेजा था, और दक्षिण में भेजा गया। और फिर दक्षिण में जब ये गए तो इसने इस्लाम धर्म का परित्याग कर दिए और शुद्ध प्रक्रिया से के माध्यम से पुनः हिंदू धर्म अपना लिया। और बाद में दोस्तों, बाद में हरिहर और बुक्का दोनों भाइयों ने अपने गुरु माधव विद्यारण्य से प्रेरणा लेकर तुंगभद्रा नदी के दक्षिणी तट पर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी, है ना। तो विजयनगर साम्राज्य को स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य शक्तिशाली हिंदू राज्य की स्थापना करना था, और ऐसा करके अपन विजयनगर साम्राज्य की स्थापना इन दोनों भाइयों ने करी। अगला देखेंगे, महाराष्ट्र में एक और ऐसी हुआ। महाराष्ट्र में अलाउद्दीन बहमन शाह ने 1347 में स्वतंत्र बहमनी राज्य की स्थापना करी। 1947 में, है ना, 1347 में स्वतंत्र बहमनी राज्य की स्थापना करी दोस्तों। तो दो राज्य चले, है ना, दो राज्य चले। तो हसन गंगू बहमनी नाम था इसका। हसन गंगू बहमनी ने 1347 में बहमनी साम्राज्य की स्थापना की थी, जिन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक के अधीन देवगिरी में एक तुर्की अधिकारी के रूप में काम करता था। ये मोहम्मद बिन तुगलक के अधीन देवगिरी में एक तुर्की अधिकारी के रूप में काम करता था, और बाद में इसी ने ही बहमनी साम्राज्य की स्थापना कर दी, है ना। ये समझ में आ गया होगा, दोनों याद रखना है ये दो फैक्ट, कि दो राज्य मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे, तुगलक वंश के टाइम पे स्थापित हुए थे, है ना। एक तो विजयनगर साम्राज्य और दूसरा बहमनी साम्राज्य, ये दोनों समझ में आ गया होगा। एक फैक्ट देखते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर इतिहासकार का नाम है, उसका नाम बदायूनी लिखता है। ये एक इतिहासकार है दोस्तों, इसका नाम याद रखना है ना। एक इतिहासकार है, इसका नाम पूछा जा सकता है कि किसने कहा करके। तो बदायूनी लिखता है, अंततः लोगों को उससे मुक्ति मिल गई, यानी कि लोगों को उससे मुक्ति मिल गई, क्योंकि ये पागल टाइप का सनकी सुल्तान था, तो इसलिए इसने लिखा है कि अंततः लोगों को उससे मुक्ति मिल गई, और उसे लोगों से मुक्ति मिल गई। जब मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हुई तो वहां पे जो उनके दरबारी कवि था एक, जिसका नाम था क्या, जिसका नाम था बदायूनी लिखता है। क्वेश्चन आ सकता है किसने कहा, तो बदायूनी ने कहा है, याद रखना है। ये कथन पूछा जा सकता है किसने कहा, तो बदायूनी ने लिखता है कि अंततः लोगों को उससे मुक्ति मिल गई। ये याद रखना है, कथन किसने लिखा है, क्या लिखा है, पूछा जा सकता है। अगला है, मोहम्मद बिन तुगलक ने शेख अलाउद्दीन का शिष्य था। ये किसका शिष्य था, ये शेख अलाउद्दीन का शिष्य था। वह पहला सुल्तान था जो अजमेर में शेख मुईउद्दीन चिश्ती की दरगाह पर गया था दोस्तों। क्वेश्चन आ सकता है, पहला सुल्तान कौन था जो अजमेर में शेख मुईउद्दीन चिश्ती की दरगाह पर और बहराइच में सलार मसूद गाजी के मकबरे पे गया था, मकबरा गया था दोस्तों। ये बहराइच में सलार मसूद गाजी के मकबरे में गया था, सलार मसूद गाजी के मकबरे में गया था, याद रखना है। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। मोहम्मद बिन तुगलक शेख अलाउद्दीन का शिष्य था, जो सल्तनत का पहला शासक था, जो अजमेर में शेख मुईउद्दीन चिश्ती की दरगाह पर गया,
है ना, मुईउद्दीन चिश्ती की दरगाह पर गया, और बहराइच में सलार मसूद गाजी के मकबरे पर गया था। ये याद रखना है, पूछा जा सकता है कौन गया था करके। अगला है मोहम्मद बिन तुगलक ने बदायूं में मीरन मुलहिम का मकबरा बनवाया था दोस्तों। मीरन मुगबीर का मकबरा बना, मुगबीर नहीं है, मीरन मुलहिम, है ना, मीरन मुलहिम का मकबरा बनवाया। दिल्ली में शेख निजामुद्दीन औलिया की मजार बनवाया दोस्तों, दरगाह का निर्माण करवाया। दिल्ली में शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह का निर्माण करवाया। मुल्तान में शेख रुकनुद्दीन, मुल्तान में शेख रुकनुद्दीन की दरगाह बनवाया। अजूधन में शेख मुल्तान आदि संतों की कब्र पर मकबरे बनवाए थे इन्होंने, है ना। इसके बाद अजूधन में शेख मुल्तान आदि संतों के कब्र पर मकबरे बनवाए थे दोस्तों, ये याद रखना है। निजामुद्दीन औलिया के बारे में आपको बता दूं, निजामुद्दीन औलिया जो है ये हजरत निजामुद्दीन चिश्ती घराने के चौथे संत थे दोस्तों। ये चिश्ती घराने के चौथे संत हुए, है ना, इतना याद रखना है यहाँ से। तो कौन सा मकबरा और दरगाह का निर्माण करवाया ये अपने को पता होना। एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये, बस। अगला फैक्ट है, यहां से खेल खत्म किसका, मोहम्मद बिन तुगलक का। अब बात करते हैं फिरोज शाह तुगलक के बारे में, यहां से शुरू होता है फिरोज शाह तुगलक के बारे में। तो फिरोज शाह तुगलक जो था ये मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई और सिपाह सलाहकार था दोस्तों, है ना। सिपाह सलाहकार नहीं, ये मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई एवं चचेरा भाई था, समझ लो चचेरा भाई था। तो इससे क्या चीज याद रखना है अपने को, तो यहीं से पढ़ते हैं सीधे काम की चीज। फिरोज शाह तुगलक का राज्य अभिषेक, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक के बाद फिरोज शाह तुगलक राज्य गद्दी पर बैठता है, यानी कि दिल्ली का सुल्तान बनता है, याद रखना है ना, फिरोज शाह तुगलक। तो इससे क्या क्या क्वेश्चन आते हैं अपने को पता होना। फिरोज शाह तुगलक का राज्य अभिषेक ठट्टा के नजदीक, देखो ठट्टा में ही तो उसकी मृत्यु हुई थी, किसकी, मोहम्मद बिन तुगलक की। तो ठट्टा के नजदीक 20 मार्च 1351 में हुआ था। 20 मार्च 1351 में इसने अपना राज्य अभिषेक कर लिया। वहीं पे जहां पे मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हुई, वहीं पे इसने अपना राज्य अभिषेक कर लिया, बोले मैं सुल्तान हूं अगला। उसके बाद क्या किया, पुनः फिरोज का राज्य अभिषेक दिल्ली में अगस्त 1391 में हुआ था। यानी इसने फिर से राज्य अभिषेक कराया दिल्ली में और बताया सबको कि अगला यानी मैं सुल्तान हूं यहाँ का, है ना। ये तो खलीफा द्वारा दिए गए कासिम अमीर उल मोमिनी, क्या लिखा हुआ है, कासिम अमीर उल मोमिन की उपाधि दी गई। इसको किसकी उपाधि दी गई याद रखना है, कभी कभी पूछा जा सकता है ना। ये स्वयं को खलीफा का नाइब कहता था, इसका मतलब है खलीफा का नाइब कहता था। तथा उसने अपने सिक्कों पर खलीफा का नाम भी अंकित करवाया था। इसने अपने सिक्कों पर खलीफा का नाम भी अंकित करवाया था दोस्तों। तो ये वही चीजें समझना है, खलीफा द्वारा इसे कासिम अमीर उल मोमिन की उपाधि मिली थी, याद रखना है, पूछा जा सकता है कभी, ये पूछा जा सकता है कि नहीं, तो इतना याद रखना है। फिरोज शाह तुगलक ने राज्य अभिषेक कहां करा, पहली बार कर लिया वहीं पे, है ना, 20 मार्च 1351 में, फिर दिल्ली में आके किया अगस्त 51 में। अगला फैक्ट देखो आप, राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत फिरोज ने अपने शासनकाल में 24 कष्टदायक करों को समाप्त कर, 24 कष्टदायक कर हुआ करते थे, तो 24 कष्टदायक करों को समाप्त कर केवल 4 कर रखा दोस्तों। एक कर का नाम था खराज, ये लगान था एक प्रकार का। तो खराज के बारे में बताऊँ आपको, खराज जो था ये मालिक यानी ये एक प्रकार का इस्लामिक कर था दोस्तों, इस्लामिक कर था, है ना। धर्म की परवाह किए बिना व्यक्तिगत इस्लामिक कर का एक प्रकार था, तो इसको बोल सकते हैं अपन इस्लामिक कर था दोस्तों ये, है ना। इस्लामिक कानून के तहत विकसित कृषि भूमि था ये, तो खराज ये एक इस्लामिक कानून के तहत विकसित कृषि भूमि कर था दोस्तों, याद रखना है ना। जो कृषि लगान पर लगाया जाता था, कृषि लगान पर। अगला है
खुंब, खुंब, ये खुंब एक प्रकार का कर्ज था जो युद्ध में लूटा गया माल से लगाया जाता था, युद्ध में लूटा गया माल से लगाया जाता था। यानी कि हम बोल सकते हैं जो लूटे गए धन अथवा भूमि में गड़े हुए खजानों से प्राप्त संपत्ति का 1/5 भाग सुल्तान का अधिकार था। 1/5 का सुल्तान का अधिकार था तथा शेष 4/5 भाग पर उसके सैनिक अथवा खजाने को प्राप्त करने वाले व्यक्तियों का अधिकार होता था। खजानों को प्राप्त करने वाले व्यक्तियों का अधिकार होता था, इसीलिए इसको बोले खुम्स, युद्ध से लूटे हुआ माल पर लगा। जजिया कर के बारे में सुना होगा आपने, है ना। तो जजिया ये एक सालाना टैक्स सिस्टम था। जजिया एक सालाना टैक्स सिस्टम था जो मुस्लिम शासक गैर मुसलमान लोगों से वसूला करते थे, जो मुस्लिम शासक गैर मुसलमान लोगों से वसूला करते थे। शुरुआती दौर में जजिया कर सिर्फ सक्षम लोगों से ही लिया जाता था, लेकिन बाद में गैर मुस्लिम लोग से यह टैक्स जबरन वसूल किया जाने लगा और गैर मुस्लिम लोग इसे अपना अपमान के तौर पर देखते थे। गैर मुस्लिम लोग इसे अपने अपमान के तौर पर देखते थे। जजिया कर याद रखना है। जजिया कर क्या था? गैर मुसलमानों पर लगाए जाने वाला टैक्स था। उसके बाद है अगला जाकत बोलेंगे। जाकत अल मल, है ना। जाकत अल मल बोलते थे इसको। धन की जाकत के रूप में किया गया है इसका आमतौर पर जाकत के। तो ये क्या था दोस्तों? जाकत तो ये था, यह इस्लाम के स्तंभ को संदर्भित करता है, जिसमें कहा गया है कि प्रत्येक समझदार वयस्क मुसलमान जो एक निश्चित राशि से अधिक धन का मालिक है, जो एक निश्चित राशि से अधिक धन का मालिक है, जिसे निसाब के रूप में जाना जाता था। जिसे क्या कहा जाता था? निसाब। इसको नहीं, जो एक निश्चित राशि से अधिक धन का मालिक है उसे निसाब कहा जाता था, निसाब के रूप में जाना जाता था। उसे धन का 2.5% दान करना होता था। उसे धन का 2.5% दान करना होता था। वही वाला कर है ये जिसको बोला गया है, वही कर है ना। यानी कि ऐसे मुसलमान भी हुआ करते थे, मुसलमान जो एक निश्चित राशि से अधिक धन रखते थे, जो रईसों में आते थे, है ना। रईसों में उसको क्या कहा जाता था? निसाब कहा जाता था। तो उन लोगों को 2.5% दान करना होता था, वाला कर है ये। तो समझ में आ गया, वसूल करने का आदेश दिया। ये 4 कर याद रखना है। अगला है फिरोज शाह तुगलक ब्राह्मणों पर जजिया कर लागू करने वाला पहला मुसलमान शासक था। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि ब्राह्मणों पर जजिया कर किसने शुरू किया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लागू करने वाला पहला मुसलमान शासक था। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। फिरोज शाह तुगलक ने एक नया कर सिंचाई कर भी लगाया था। एक नया कर सिंचाई कर भी लगाया था जो उपज का 1/10 यानी 1/10वां भाग था, जो उपज का 1/10वां भाग था। याद रखना है। अगला है फिरोज शाह तुगलक ने 5 बड़ी नहरों का निर्माण करवाया था। दोस्तों डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। एक बात याद रखना है, इतिहास में नहर बनाने वाला शासक के नाम से जाना जाता है फिरोज शाह तुगलक। नहर बनाने वाले शासक के नाम से जाना जाता है फिरोज शाह तुगलक दोस्तों। तो इसने 5 बड़ी नहरों का निर्माण करवाया था। उस 5 बड़ी नहरों में यमुना से लेकर हिसार तक के एक नहर बनवाया, दूसरा सतलज नदी से घग्गर नदी तक दूसरी नहर बनवाया, तीसरा है सिरमौर के पहाड़ी से लेकर हांसी तक तीसरी नहर बनवाया, घग्गर से लेकर फिरोजाबाद तक चौथी नदी बनवाया और यमुना से लेकर फिरोजाबाद तक के 5 नहरों का निर्माण करवाया था दोस्तों इसने, है ना। याद रखना है। फिरोज तुगलक ने 300 नए नगरों की स्थापना की थी दोस्तों। 300 नए नगरों की स्थापना की थी। एक तो था हिसार नाम का नगर बसाया था, जो हरियाणा, है ना, हरियाणा में वर्तमान में जिला भी है। तो हिसार नाम का एक नगर बसाया था। दूसरा फिरोजाबाद, दिल्ली के किनारे फिरोजाबाद नामक नगर की स्थापना की थी। फिरोजाबाद। फतेहाबाद दोस्तों ये हरियाणा में ही है। फतेहाबाद, है ना, फतेहाबाद नाम का जिला भी है वर्तमान में। तो फतेहाबाद इसका ये नगर भी बसाया था। जैनपुर दोस्तों ये उत्तर प्रदेश में है। जैनपुर, है ना, जैनपुर। तो जैनपुर उत्तर प्रदेश, यहाँ पे याला नगर बसाया था। जैनपुर जो उत्तर प्रदेश में आता था। फिरोजाबाद ये फिरोजाबाद कहाँ था? ये पंजाब प्रांत में पंजाब प्रांत में बसाया था ये फिरोजाबाद। तो ये सब नगरों की स्थापना की थी किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। इसके शासनकाल में
इसके शासन काल में क्या लिखा हुआ है, खिजराबाद। जो खिजराबाद था दोस्तों अपन ने पढ़े हैं, अलाउद्दीन खिलजी ने जब चित्तौड़ पर विजय प्राप्त की थी, अलाउद्दीन खिलजी ने जब चित्तौड़गढ़ पे 303 में विजय प्राप्त की थी तो उसने चित्तौड़गढ़ का नाम बदलकर अपने पुत्र खिज्र के नाम पे खिजराबाद कर दिया था, खिज्र के नाम पे खिजराबाद कर दिया था। तो वही बताया गया यहाँ पे, इसके शासन काल में खिजराबाद जो टोपरा गांव और मेरठ से अशोक के 2 स्तंभ को लाकर, है ना, 2 स्तंभ को लेके आया था अशोक के। एक स्तंभ अंबाला के पास टेपरा गांव में था, और दूसरा स्तंभ मेरठ के पास था, ये लिखा है देखो यहाँ पे, मेरठ के पास था। अशोक के 2 स्तंभ को लाकर दिल्ली में स्थापित किया था दोस्तों, अशोक के 2 स्तंभ को लाकर दिल्ली में स्थापित किया था, याद रखना है। अगला फैक्ट है, सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने अनाथ मुस्लिम महिलाओं और विधवाओं एवं लड़कियों की सहायता के लिए एक नया विभाग बनाया था जिसे दीवान ए खैरात विभाग कहते हैं, दीवान ए खैरात एक ऐसा विभाग था जो दान और भिक्षा के संग्रह और वितरण के लिए जिम्मेदार था। इसकी स्थापना गरीब और जरूरतमंदों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए की गई थी, इतना याद रखना है बस। अगला फैक्ट है, सल्तनतकालीन सुल्तान के शासनकाल में सबसे अधिक दासों की संख्या यानी गुलामों की संख्या 1,80,000 फिरोज शाह तुगलक के समय ही थी दोस्तों। सर्वाधिक गुलाम किसके शासनकाल में थे पूछा जाएगा तो फिरोज शाह तुगलक के टाइम पे सर्वाधिक गुलाम थे दोस्तों, समझ में आया है ना, इतने सारे गुलाम थे इसके टाइम पे। दासों की देख रेख के लिए फिरोज ने एक नया विभाग बनाया था जिसे दीवान ए बंदगान की स्थापना की थी दोस्तों। इसमें सैन्य पदों की वंशानुगत भी बना दिया गया था। जो सैन्य अधिकारी होते थे, सैनिक होते थे, अधिकारी होते थे, उसको वंशानुगत भी बना दिया गया था। तो दीवान ए बंदगान क्या था बताता हूं मैं आपको। दीवान ए बंदगान ये क्या था तो गुलामों का विभाग था दोस्तों। एक दीवान ए बंदगान गुलामों का विभाग था। फिरोज शाह तुगलक ने 1,80,000 से अधिक गुलाम थे उसके इसमें, है ना, उसके शासन में। तो अर्ज ए बंदगन क्या नाम था, एक अर्ज ए बंदगन एक अधिकारी होता था दोस्तों, उसका नाम ये रखा गया था अर्ज ए बंदगन। एक अधिकारी था जो गुलामों की भर्ती और निरीक्षण करता था, और जो सैन्य पदों को वंशानुगत कर दिया गया था, ये याद रखना है ना। अगला फैक्ट देखते हैं इधर साइड। इसने अपनी आत्मकथा फतूहत ए फिरोज शाही की रचना की है दोस्तों, फतूहत ए फिरोज शाही की रचना की है ना। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फतूहत ए फिरोज शाही की रचना किसने की, तो ये इसने खुद नहीं करी थी, फिरोज शाह तुगलक ने फतूहत ए फिरोज शाही की रचना की थी। कभी क्वेश्चन पूछा फतूहत ए फिरोज शाही की रचना किसने की थी, ये आत्मकथा थी फिरोज शाह तुगलक की, ये इसने ही की थी दोस्तों। जिसमें जियाउद्दीन बर्नी एवं सिम्स ए सिराज अफीफ को अपना संरक्षण प्रदान किया है दोस्तों। तो इसने अपना संरक्षण प्रदान किया है, किसने, तो क्या हुआ, ये जब लिख रहा था फिरोज शाह तुगलक, जब ये फिरोज शाही नाम की रचना कर रहा था तो इन दोनों ने उसको बताया, लिखने में मदद की, इसलिए अपना संरक्षण प्रदान किया है, ये कहा गया है दोस्तों, है ना, ये कहा गया है बस। तो याद रखना है। तो तारीख ए फिरोज शाही जो है ये शम्स सिराज अफीफ द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है ना। शम्स सिराज अफीफ द्वारा लिखी गई पुस्तक है जो सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के शासन का विस्तृत विवरण देती है, तो क्वेश्चन कभी आता है कि फतूहत ए फिरोज शाही की रचना किसने की है, तो जियाउद्दीन बर्नी ने भी की है और इसने भी की है। शम्स सिराज अफीफ दोनों ने लिखे हैं दोस्तों, ये दोनों के संरक्षण में लिखी गई ये किताब, है ना। और ये लिखा भी खुद नहीं था, नाम कई जगह खुद ने आता है ना। कई बार आप सर्च करेंगे तो मिलेगा आपको किसने लिखा है, तो फिरोज शाह तुगलक ने, फिर कई जगह देगा जियाउद्दीन बर्नी ने लिखा है, फिर कई जगह देगा ये इसने लिखा है करके, सिम्स सिराज अफीफ ने लिखा है। तो समझ गए होंगे आप ये फैक्ट को, कोई दिक्कत नहीं है। अगला फैक्ट देखते हैं। इसने ज्वालामुखी मंदिर के पुस्तकालय से लूटे गए 1300 ग्रंथों में से कुछ को फारसी के विद्वान अपाउद्दीन
द्वारा, अपाउद्दीन द्वारा दलायते फिरोज शाही नाम से अनुवाद किया दोस्तों, दलायते फिरोज शाही के नाम से अनुवाद किया दोस्तों। तो आपको बता दूं हिमाचल प्रदेश में था ये वाला एक, हिमाचल क्षेत्र में था ये ज्वालामुखी मंदिर दोस्तों, है ना, ज्वालामुखी मंदिर हिमाचल क्षेत्र में था। तो वो एक वहाँ पे 1300 ग्रंथ रखे हुए थे। इस पुस्तकालय में 1300 ग्रंथ थे दोस्तों। तो 1300 ग्रंथ में से फारसी के विद्वान हुए जिसका नाम था अपाउद्दीन द्वारा, है ना, अपाउद्दीन द्वारा दलायते फिरोज शाही के नाम से अनुवाद किया गया है ना। दलायते ए फिरोज शाही फारसी भाषा में लिखा गया एक उल्लेखनीय काव्य ग्रंथ है जिसकी रचना सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के आदेश पर उसके दरबारी कवि आजुद्दीन खालिद खानी ने की थी। ये इसी का नाम था, है ना, इसी का नाम था, आजुद्दीन खालिद खानी ने की थी दोस्तों, है ना। तो ये बस इतना ही याद रखना है यहाँ से। फारसी में अनुवाद, है ना, कुछ ग्रंथों का फारसी में अनुवाद अपाउद्दीन ने की थी, क्या नाम के द्वारा, दलायचे फिरोज शाही के नाम से की गई थी, याद रखना है। अगला है, इसने चांदी एवं तांबे के मिश्रण से निर्मित सिक्के भारी संख्या में जारी करवाए थे। इसने चांदी और तांबे से निर्मित सिक्के मिश्रण से निर्मित सिक्के भारी संख्या में जारी करवाए थे, जिसे अध एवं विख कहा जाता था, याद रखना है। अध एवं विख क्या था, तो ये सिक्के थे। अध एवं विख क्या था, तो सिक्के थे दोस्तों, है ना, सिक्के थे। क्वेश्चन बन सकता है ना, अध क्या था, तो अध एक सिक्का था, विख भी एक सिक्के थे। तो जो चांदी का था उसको अध कहते थे और तांबे का था उसको विख कहते थे, याद रखना है। अगला है, फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु सितंबर 1388 में हो गई। 1388 में हो गई, है ना। 80 वर्ष की आयु में फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु सितंबर 1388 में हुई, है ना, हुई। और इसको दिल्ली में ही दफनाया गया दोस्तों, है ना। हैज खास परिसर दिल्ली में दफन कर दिया गया और वहीं पे इसका मकबरा है। तो ये समझ में आ गया, फिरोज शाह तुगलक का काम खत्म यहाँ पे। तो फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु सितंबर 1388 में हुई थी, 1388 में हुई थी। फिरोज शाह तुगलक के काल में निर्मित खान ए जहां तेलांगनी, तो दोस्तों खान ए जहां तेलांगनी नाम था उसका, ने मकबरा की तुलना, तो दोस्तों क्या हुआ था बता रहा हूं मैं आपको। खान ए जहां तेलांगनी दिल्ली के तुगलक सल्तनत के फिरोज शाह तुगलक का प्रधानमंत्री था दोस्तों। ये जिसका नाम है ना, ये जो कौन था, ये पूरा नाम वाला, ये इसका प्रधानमंत्री यानी वजीर था। वजीर किसका वजीर था, फिरोज शाह तुगलक का वजीर था ये, है ना। तो ये जिसका नाम था खान ए जहां तिलांगनी, या तेलांगनी लिखा हुआ है, तिलांगनी, खान ए जहां तेलांगनी, ये जो था ये फिरोज शाह तुगलक का वजीर था। तो फिरोज शाह के काल में निर्मित खान ए जहां तेलांगनी का मकबरा बनवाया था दोस्तों। किसने, फिरोज शाह तुगलक ने इसका मकबरा बनवाया था, इसका मकबरा बनवाया था, है ना। तो ये मकबरा बनवाया था, तो ये मकबरा जो था इसकी तुलना जेरूसलम में निर्मित उमर के मस्जिद से की जाती है। उमर के मस्जिद, तो उसी टाइप का बनाया दोस्तों। जेरूसलम में एक मस्जिद है जिसका नाम है उमर के मस्जिद। वो मस्जिद में जैसे गोल गुंबद है और जिस प्रकार की उसकी आकृति है उसी प्रकार का इसका मकबरा बनवाया गया था, इसीलिए इसको बोलते हैं। तो फिरोज शाह काल में निर्मित ये जो मकबरा है ये जेरूसलम के उमर के मस्जिद से की जाती है, इतना याद रखना है, उमर के मस्जिद से की जाती है। अगला फैक्ट है, सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली में कोटला फिरोज शाह दुर्ग का निर्माण करवाया था। कोटला फिरोज शाह दुर्ग, फिरोज शाह कोटला के किले का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने कराया था, याद रखना है, पूछा जाता रहता है। तुगलक वंश का अंतिम शासक नासिरुद्दीन महमूद तुगलक था, ये इंपॉर्टेंट है। तुगलक वंश का अंतिम शासक नासिरुद्दीन महमूद तुगलक था, है ना। तुगलक वंश का अंतिम शासक महमूद तुगलक यानी नासिरुद्दीन महमूद तुगलक था। इसका शासन दिल्ली से पलम तक था मात्र दोस्तों, दिल्ली से पलम तक था, इतना छोटा हो गया था। दिल्ली से पलम मात्र 14 किलोमीटर बचा था इसका, है ना, मात्र दिल्ली से पलम 14 किलोमीटर है, तो 14 किलोमीटर इतना छोटा हो गया था, तक ही रह गया था दोस्तों,
तक ही रह गया था। तो इसके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी दे देता हूं मैं, नासिरुद्दीन महमूद तुगलक के बारे में। ये तुगलक वंश का अंतिम सुल्तान था दोस्तों। ये तुगलक वंश का अंतिम सुल्तान था। इसके समय ही दिल्ली सल्तनत में दक्षिण भारत, बंगाल, खानदेश, गुजरात, मालवा, राजस्थान, बुंदेलखंड आदि प्रांत स्वतंत्र हो गए थे इसी के टाइम पे। नासिरुद्दीन महमूद तुगलक के टाइम पे ये सब राज्य, आजू बाजू के राज्य स्वतंत्र हो गए थे। महमूद तुगलक के समय ही मलिक सरवर नाम के एक हिजड़े ने सुल्तान से मलिक उस सर्क की उपाधि धारण करके जैनपुर में स्वतंत्र राज्य की स्थापना करी थी। देखो यहाँ लिखा हुआ है, ये है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखो ये लिखा हुआ है, यही वाला तो मैं बोल के बताया। नासिरुद्दीन के समय ही मलिक उस सर्क लिखा है, कुछ जगह उस सर्क लिखा हुआ है। मलिक उस सर्क ने पूर्वाधिपति की उपाधि धारण करके, एक हिजड़ा था मलिक सरवर ने जैनपुर में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। किसके टाइम पे? इसी के टाइम पे, नासिरुद्दीन महमूद के टाइम पे, नासिरुद्दीन महमूद तुगलक के टाइम पे। तो ये फैक्ट है कि याद रखना है ना। तो स्थापना की थी दोस्तों, है ना। नासिरुद्दीन महमूद तुगलक का शासन दिल्ली से पलाम तक मात्र 14 किलोमीटर रह गया था। ये तो लिखा हुआ है, मात्र 14 किलोमीटर रह गया था, इतना छोटा हो गया था दिल्ली, है ना। 14 किलोमीटर रह गया था, इतना छोटा हो गया था इसका शासनकाल। उसी के टाइम पे क्या होता है फिर, उसी के टाइम पे ये एक आक्रमण होता है जिसको बोलते तैमूर लंग का आक्रमण हुआ दोस्तों। महमूद तुगलक के समय ही तैमूर लंग ने 1398 में, है ना, 1398 में दिल्ली पर आक्रमण किया। एक पैर से लंगड़ा होने के कारण उसका नाम तैमूर लंग पड़ा था दोस्तों। इसको तैमूर लंग क्यों कहते थे? तैमूर था वो, लेकिन तैमूर लंग इसलिए कहते थे, एक पैर से लंगड़ा होने के कारण उसे तैमूर लंग पड़ा, उसका नाम उसको तैमूर लंग कहते थे। तैमूर के आक्रमण से डरकर दोनों सुल्तान राजधानी से भाग गए। तैमूर के आक्रमण के डर से दोनों सुल्तान राजधानी छोड़कर भाग गए। 15 दिन तक दिल्ली में रहने के पश्चात तैमूर वापस चला गया। 15 दिन तक दिल्ली में रहने के पश्चात तैमूर वापस चले गया और खिज्र खां को अपने विजय प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया। ये जो खिज्र खां था, खिज्र खां को अपने विजय प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया, है ना। खिज्र खां को अपने विजय प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया और ऐसा करके खिज्र खां ने सैयद वंश की स्थापना करी। फिर सैयद वंश की स्थापना करी। तो कहानी समझ में आई, थोड़ी सी कहानी समझ में आ गई, है ना। तुगलक वंश का अंतिम शासक नासिरुद्दीन महमूद तुगलक था, इतना याद रखना है बस यहाँ से। और इसी के टाइम पे तैमूर लंग ने आक्रमण किया, है ना, और ये भाग गया। फिर तैमूर लंग 15 दिन तक रुका। 15 दिन रुकने के बाद उसने खिज्र खां को वहाँ का राज्यपाल नियुक्त करते हुए चले गया वापस चले गया। तो ऐसा हुआ। और उसी के टाइम पे मलिक सरवर ने जैनपुर में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी, याद रखना है फैक्ट। तो इस तरीके से फिर नेक्स्ट लेक्चर में अपन सैयद वंश पढ़ते हैं, जहाँ से अपन शुरू करेंगे खिज्र खां से बारे में। तो इस लेक्चर में इतना ही, एक ही लेक्चर में मैंने थोड़ा सा लंबा हो गया लेक्चर, लेकिन क्या करें, काम की जानकारी पूरा देना जरूरी है बिल्कुल भी, है ना। जो लोग नए लोग पढ़ रहे हैं उनके लिए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है ना दोस्तों। जो पढ़ लिए हैं उनको तो ऐसा लगेगा क्या पढ़ा रहा है, लेकिन जो लोग नए हैं उनके लिए तो चीज़ें पूरी नहीं है, पहली बार सुनने वाली चीज़ें हैं। तो तुगलक वंश से इतना ही है दोस्तों। तुगलक वंश ने लगभग 84 साल राज किया था। तुगलक वंश के इंपॉर्टेंट शासक में गयासुद्दीन तुगलक का नाम आता है, फिर मोहम्मद बिन तुगलक का नाम आता है, और फिरोज शाह तुगलक का नाम आता है, फिर आखिरी शासक था नासिरुद्दीन महमूद तुगलक का नाम आता है। तो दोस्तों तुगलक वंश समाप्त। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार दोस्तों।